फीमोसिस 90% नवजात बच्चों में फीमोसिस की समस्या देखी जाती है, जो उम्र के साथ साथ खत्म हो जाती है, लेकिन उसके लिए भी हाइजीन काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है, यानी लिंग की साफ सफाई काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। फीमोसिस उस सिचुएशन को कहा जाता है जब लिंग का चमड़ा पूरी तरीके से ओपन नहीं होता है। फीमोसिस की समस्या नवजात बच्चों के साथ साथ एडल्ट में भी देखी जाती है। सो हेलो गाइज, मैं रवि वर्मा और आप देख रहे हैं वर्ल्ड हेल्दी एडवाइस। तो आज हम लोग जानेंगे फीमोसिस के कारण के बारे में, आखिर किन कारणों की वजह से फीमोसिस उत्पन्न होती है, उसके लक्षण के बारे में, फीमोसिस होने के बाद कौन कौन से लक्षण दिखते हैं और उसके फुल ट्रीटमेंट के बारे में। अगर नवजात बच्चों में फीमोसिस की समस्या है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। अगर 10 से ऊपर 5 के ऊपर बच्चों में है, 5 साल से ऊपर के बच्चों में फीमोसिस की समस्या है तो उसमें क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। और अगर किसी एडल्ट में फीमोसिस की समस्या है तो उसकी क्या ट्रीटमेंट हो सकती है। फीमोसिस दो प्रकार के होते हैं, पहला फीमोसिस और दूसरा पाराफीमोसिस। फीमोसिस में आपको दर्द की अनुभूति नहीं होती, उसमें लालीपन या तो फिर सूजन नहीं होते हैं, लेकिन पाराफीमोसिस में आपको दर्द की अनुभूति होती है, उसमें सूजन और लालीपन बरकरार रहता है। तो पहले जान लेते हैं इसके कारण के बारे में, आखिर किन कारणों की वजह से फीमोसिस की समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है वो है हाइजीन, यानी स्वच्छता। अगर आप अपने लिंग की स्वच्छता प्रॉपर वे में नहीं करते हैं, साफ़ सफाई प्रॉपर वे में नहीं करते हैं, तो फीमोसिस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ये खतरा बच्चों में ज़्यादा देखा गया है। जो बच्चे 5 साल से ऊपर हैं उनमें साफ़ सफाई प्रॉपर वे में नहीं की जाती है तो वहाँ पे फीमोसिस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ये खतरा एडल्ट में भी बरकरार रहता है। दूसरा है सोराइसिस या तो फिर एक्जिमा। अगर आपको सोराइसिस की समस्या है या तो फिर एक्जिमा है या तो फिर स्किन डिजीज़ है और वो आपके लिंग को प्रभावित कर रही है तो वहाँ पे भी फीमोसिस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा देखे गए हैं। तो दूसरा कारण है एक्जिमा या तो फिर स्किन डिजीज़ या तो फिर सोराइसिस की समस्या जो आपके लिंग को प्रभावित करता हो। तीसरा है चोट और चौथा है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। चोट के कारण भी फीमोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपके लिंग में किसी भी तरह से चोट लगती है तो फीमोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चौथा है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ के कारण भी फीमोसिस होने का खतरा बना हुआ रहता है और ये एडल्ट में काफ़ी ज़्यादा देखा गया है। तो आप जानते हैं इसके लक्षण के बारे में, आखिर फीमोसिस होने के बाद कौन कौन से लक्षण दिख सकते हैं। जो फीमोसिस में दर्द की अनुभूति, सूजन, लालीपन नहीं होते हैं, उसमें जो लक्षण दिखते हैं वो इरेक्शन के समय दर्द, अगर तनाव आता है तो वहाँ पे दर्द की अनुभूति होती है। फिजिकल एक्टिविटी करने में भी काफ़ी ज़्यादा दर्द की अनुभूति होती है, जिसमें पेन नहीं होता है, सूजन नहीं होता है। लेकिन काफ़ी सारे ऐसे फीमोसिस हैं जिसे पाराफीमोसिस कहा जाता है, उसमें दर्द की अनुभूति होती है, उसमें सूजन होते हैं, लालीपन होती है, पेशाब करने में भी दर्द की अनुभूति होती है। तो ये सभी लक्षण जो हैं वो प्रकट होते हैं फीमोसिस होने के बाद। बच्चों में भी यही लक्षण, सेम लक्षण प्रकट होते हैं। तो आप जानते हैं फीमोसिस के ट्रीटमेंट के बारे में, फीमोसिस होने के बाद कब उसकी ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर किसी नवजात बच्चे में फीमोसिस की समस्या उत्पन्न हुई है तो वो समय जाने के साथ साथ उसमें फीमोसिस की समस्या खुद ब खुद ठीक हो जाती है। लेकिन अगर वही बच्चा 5 साल, 6, 7, 10 या 12 साल का हो जाता है, उसमें फीमोसिस की समस्या बरकरार रहती है, तो वहाँ पे डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ट्रीटमेंट से पहले डायग्नोसिस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर फीमोसिस की समस्या और उसमें सूजन, स्वेलिंग या तो फिर लालीपन या तो दर्द की समस्या है तो वहाँ पे ट्रीटमेंट अलग तरीके से होता है। और अगर उसमें फीमोसिस में दर्द की अनुभूति नहीं है, सूजन की नहीं है, लालीपन नहीं है, तो वहाँ पे ट्रीटमेंट अलग तरीके से किया जा सकता है। इसलिए डायग्नोसिस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपके बच्चे में फीमोसिस की समस्या है तो पहले आप किसी डॉक्टर से उसे डायग्नोस करवाएं। डायग्नोस करवाने के बाद अगर वहाँ पे उसमें दर्द की अनुभूति नहीं है तो वहाँ पे स्टेरॉयडल बेस्ड ऑइंटमेंट का इस्तेमाल किया जा सकता है। हाइड्रोकॉर्टिसन क्रीम का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। टेनोवेट क्रीम जिसमें क्लोबेटासोल ऑइंटमेंट होता है उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये क्रीम्स काफ़ी इफ़ेक्टिव मानी जाती हैं फीमोसिस के केसेस में। अगर उसमें स्वेलिंग है, उसमें दर्द है, तो वहाँ पे पेन किलर और स्वेलिंग एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अगर दर्द और स्वेलिंग है और अगर उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी लगे हुए हैं तो वहाँ पे इरिथ्रोमाइसिन क्रीम का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी अगर दर्द की अनुभूति नहीं है, उसमें केवल फीमोसिस की समस्या है, चमड़ा ऊपर सटा हुआ है, तो वहाँ पे स्टेरॉयडल बेस्ड ऑइंटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव माना जाता है। हाइड्रोकॉर्टिसन क्रीम का भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
टेनोवेट एक क्रीम आता है जिसमें क्लोबेटासोल ऑइंटमेंट मिला हुआ होता है, उसका भी इस्तेमाल काफ़ी इफ़ेक्टिव माना जाता है। और अगर उसमें स्वेलिंग के साथ साथ दर्द की अनुभूति है या तो फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस लग चुके हैं तो वहाँ पे स्टेरॉइडल बेस्ड ऑइंटमेंट के साथ साथ एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा, पेन किलर भी इस्तेमाल किए जाएंगे और इथ्रोमाइसिन क्रीम का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये कुछ ऐसे मेडिसिन्स हैं जिससे फिमोसिस की समस्या ख़त्म हो सकती है। लेकिन अगर इस सभी मेडिसिन्स के बाद भी फिमोसिस की समस्या ख़त्म नहीं होती है तो उसका एक ही उपाय है सर्जरी। अगर एडल्ट में फिमोसिस की समस्या उत्पन्न हुई है और काफ़ी सारे ट्रीटमेंट के बाद भी ठीक वो नहीं हो रहा है तो उसका एक ही उपाय है सर्जरी। विदाउट सर्जरी फिमोसिस की समस्या ठीक नहीं हो पाती है। काफ़ी सारे ऐसे केसेस में देखने को मिला है कि एकमात्र सर्जरी ही उपाय है उस फिमोसिस से छुटकारा पाने के लिए। तो एडल्ट के केसेस में काफ़ी हद तक सर्जरी ही एक उपाय होता है, क्योंकि काफ़ी सारे ट्रीटमेंट के बाद भी वो फिमोसिस की समस्या ठीक नहीं हो पाती है। तो अगर बच्चों में है तो पहले डायग्नोसिस के बाद मेडिसिन का इस्तेमाल करें, अगर मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहा है तो सर्जरी का इस्तेमाल करें। तो ये कुछ ऐसे मेडिसिन थे जिससे फिमोसिस की समस्या में काफ़ी इफ़ेक्टिव मानी जाती है और वो ठीक होते हुए भी देखा गया है।